कि चिराग पासवान जी क्या हैं नहीं हैं, वो इस बार विधानसभा चुनाव में उनको अपनी औकात पता लग गई होगी। आप सब चीज़ को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, सार्वजनिक चीज़ को भी प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। सरकारी चीज़ क्यों लाया गया था? पहले अगर आपको स्टेडियम ही बनवाना था तो अलग बनवा देते, उसका नामकरण नरेंद्र मोदी के नाम से करवा देते। ये है कि PMCH को विश्व स्तरीय बनाएंगे। लिखित गारंटी इसलिए मांग रहे हैं कि कभी भी ये अगर MSP हटा दिए तो आखिर आप मन में चोर है तब तो लिखित गारंटी नहीं दे रहे हैं। MSP का फायदा इस पर किसान को मिला है। ये बातचीत हम उस समय कर रहे हैं जब देश के किसान लगातार 84 दिनों से दिल्ली की बॉर्डर पर तीनों काले कानून जो कि लॉकडाउन में लाया गया था और MSP के लिखित गारंटी की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं और ये सरकार से सवाल कर रहे हैं कि जिस वादे के साथ आप सत्ता में आए थे कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो किसानों का भला करेंगे, लेकिन सत्ता में आते ही आप किसानों का भला ना करके बल्कि देश के जो उद्योगपति हैं अंबानी और अडानी वो दुनिया भर में चौथे नंबर पर आ जाते हैं। इन्हीं तमाम सवालों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं। मैं आपको उनसे परिचित कराऊं उससे पहले नमस्कार, मैं हसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूथ वॉइस। आज हमारे साथ मौजूद हैं नालंदा जिला के डेहरी के चुने हुए पैक्स अध्यक्ष हिमांशु पटेल जी, जो कि पटना विश्वविद्यालय के एक रिसर्च स्कॉलर हैं और बिहार के जाने माने एक युवा नेता हैं। आप चुने हुए पैक्स अध्यक्ष हैं, इसीलिए मेरा पहला आपसे सवाल है कि नीतीश कुमार जी ने जो MSP का रेट निर्धारित किया था, क्या उस रेट पर बिहार के किसानों के धान की खरीदारी हो पाई है? जी बिल्कुल। अगर 20-21 इस साल अगर देखें तो धान की खरीदारी MSP रेट पे किसान को मिला है। इस बार काफ़ी मात्रा में किसान से धान खरीदारी हुआ है और कम समय में किसान को पेमेंट किया है। और MSP का अगर फ़ायदा देखा जाए तो इस बार ही किसान को मिला है, क्योंकि मार्केट में धान का रेट क्या है, 1400 रुपये 1300 रुपये प्रति क्विंटल, लेकिन जो MSP रेट है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, वो 1868 रुपये धान का रेट है। और इस बार नीतीश कुमार जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके नेतृत्व में जो धान अधिप्राप्ति है वो बहुत ही एक्टिवली रूप से काम किया गया, क्योंकि वो हर वीक में लगता है सभी जिला अधिकारी से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से वो सभी अफसर लोग को, BCO हों, DCO हों, जिला अधिकारी हों, सभी को लगाए हुए थे कि किसान का धान खरीदारी होना चाहिए और सभी प्रशासन एक्टिवली रूप से लगा हुआ था। तो MSP का फायदा इस पर किसान को मिला है धान अधिप्राप्ति में। जब आप कह रहे हैं कि MSP का जो रेट तय किया गया था तो उसका फ़ायदा किसान को मिला है, लेकिन किसान लगातार बिहार में भी आंदोलन हो रहे हैं। किसान का जो मुद्दा है कि MSP की लिखित गारंटी करो, लेकिन जब बिहार के किसानों को MSP का जो रेट है वो मिल ही रहा है तो फिर ये लोग लिखित गारंटी की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये तो मतलब लिखित गारंटी इसलिए मांग रहे हैं कि कभी भी ये अगर MSP हटा दिए तो आखिर आप मन में चोर है तब तो लिखित गारंटी नहीं दे रहे हैं। और ये MSP भारत सरकार तय करती है। तो भारत सरकार अगर किसान के लिए बिल बनाई है, किसान के फ़ायदे के लिए बिल लाना चाहती है, तो MSP गारंटी क्यों नहीं दे रही है? मतलब MSP ये लोग आगे जाकर नहीं देना चाहते हैं या फिर नहीं देंगे, इसीलिए ये रिटेन में नहीं दे रहे हैं। ये तो वाजिब है ये, मतलब कि ये लोग देना नहीं चाहेंगे, आगे जाकर रोक लगा देंगे या नहीं देंगे, इसीलिए रिटर्न में नहीं दे रहे हैं। और किसान लोग हैं कि वो रिटर्न करवाना चाह रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है MSP आप क्लियर करो कि दोगे, और जो आप कानून बनाओगे MSP को लेके कि हाँ मिनिमम आपको मिलेगा, लेकिन ये लोग देना नहीं चाह रहे हैं। यही दिक्कत आ रही है, सबसे बड़ा दिक्कत आ रहा है। एक दिक्कत और है, बचपन से लोग सुनते आ रहे हैं कि जमाखोरी जमाखोरी जमाखोरी। अब ये तो लाइसेंस ही दे दिए जमाखोरी का, तो जमाखोरी कौन करेगा? किसान करेगा। अगर किसान जमाखोरी करने लगा तो लोग खाएगा क्या? और किसान के पास तो पैसे है नहीं कि वो जमाखोरी करेगा, वो अपना अनाज तो जमा रख ही नहीं सकता है। तो जमाखोरी करेंगे वहीं बड़े बड़े लोग, जो बड़ा बड़ा अंबानी अडानी जैसे लोग, और उसके बाद मनमाना रकम वसूलेंगे। और कहीं ना कहीं बिहार के जो अभी मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, कहीं ना कहीं बिहार का जो युवा वर्ग है, एक युवा वर्ग है कि जो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने बिहार को कहीं ना कहीं अपने शासनकाल में एक अलग मुकाम पर पहुंचाने का काम किया है। वहीं दूसरी तरफ एक युवा वर्ग है जो कहते हैं कि नीतीश कुमार ने जो युवाओं के साथ नाइंसाफ़ी है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में की है। लेकिन आप भी बिहार के एक जाने माने युवा नेता हैं,
तो आप नीतीश कुमार के इस 15 साल के शासनकाल को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं जो है कि बिहार के लिए तो चाहे वो आप बिजली की बात करें, सड़क की बात करें, और अभी अभी जो अनाउंसमेंट किए हैं कि पीएमसीएच को विश्व स्तरीय बनाएंगे, तो ये सब सोच के लिए तो नीतीश कुमार जी अच्छे माने जाते हैं। इसीलिए कम सीट लाकर भी वो सीएम अभी भी इसीलिए बने हुए हैं और पब्लिक इसीलिए उनको चाहती है, और कम सीट लाकर भी उनको सीएम बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं दिल पे राज कर रहे हैं, बिहार के युवाओं पे या फिर बिहार के लोगों पे, किसानों पे राज कर रहे हैं। एक और सवाल, आप युवा नेता हैं इसीलिए हम बात करेंगे उस सवाल पे कि बिहार के जाने माने जो कुछ मतलब युवा नेता हैं जैसे चिराग पासवान, कन्हैया कुमार, तेजस्वी यादव, तो चिराग पासवान को लेकर आप क्या सोचते हैं और बिहार का जो राजनीति है उस राजनीति में उसे आगे कहाँ स्थापित आप देखते हैं? देखिए, चिराग पासवान जी क्या हैं नहीं हैं, वो इस बार विधानसभा चुनाव में उनको अपनी औकात पता लग गई होगी। वो अकेले चुनाव लड़ रहे थे, कितनी सीट आई पब्लिक भी देख लिया, कई क्या सैकड़ों सीट से प्लस पे वो जमानत नहीं बचा पाए। जब उनके पिताजी जीवित थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उसी वक्त वो सांसद बने थे। हमें लगता है कि अगर वो अभी वो बाढ़ का इलेक्शन भी लड़ें तो शायद वो जीत नहीं पाएंगे। वैसा कुछ है ही नहीं उनका, वो पिताजी के दम पे थे और वो नहीं रहे, माननीय रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। तो इनका कुछ है ही नहीं, भविष्य ही नहीं है राजनीति में, कि जिनके पिताजी पूरे देश पे राज कर रहे हैं, दिलों पे राज कर रहे हैं, देश के लोगों पे, सभी पे। और वैसे नेता, सिस टाइप के नेता जो थे, और उन्हीं का बेटे के द्वारा वो उनके फ़ोटो के आगे आकर फ़ोटो खिंचवाने वाली शूटिंग टाइप का जो चल रहा था, तो बहुत बेकार लगा था हमें भी और लोगों को भी बेकार लगा था। अभी हमारे देश में एक और घटना हुई है जो कहीं ना कहीं आज युवाओं में एक आक्रोश पैदा कर रही है। वो घटना ये है कि पिछले दिन प्रधानमंत्री जी, देश के जो मौजूदा प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, उन्होंने जो मोटेरा स्टेडियम था उनका पहले नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम रखा गया था, लेकिन उन्होंने अपना नाम डालकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया। तो इससे आप भी नाराज़ हैं क्या? बिल्कुल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी सभी के दिलों पे राज करते हैं। वो क्यों जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल? पूरे भारत को एक करने वाले अगर कोई इंसान है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पूरे भारत को एक करके ही उन्होंने दम लिया था। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से वो स्टेडियम था। अगर आपको स्टेडियम ही बनवाना था तो अलग बनवा देते, उसका नामकरण नरेंद्र मोदी के नाम से करवा देते। ये पटेल जी का नाम हटाकर अपना नाम दे देना, ये तो सरासरी मतलब इनके इज्जत के साथ खिलवाड़। पूरे भारतवर्ष की जनता जो दिलों पे राज करते हैं, दिल पे लोग उनको अपने सर पे रखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, और उनका नाम आप हटा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो ये मोदी सरकार जो है पता नहीं क्या करना चाहती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम मिटाना क्यों चाहती है, ये तो समझ से बाहर है। आपको कहीं ना कहीं बिहार के बहुत सारे युवा देखते हैं और कहीं ना कहीं आपके बातों को वो मानते हैं। तो मेरा सवाल है कि बिहार के वो युवा जो कहीं ना कहीं आज बेरोजगार हैं और बेरोजगारी के वजह से वो सरकार से बार बार रोड पर निकल कर सवाल कर रहे हैं, तो उन युवाओं को आपकी क्या राय होगी? देखिए, युवा है और वो पढ़ाई लिखाई किया हुआ बेरोजगार युवा है, तो वो तो रोज़गार मांगेंगे ही मांगेंगे। और सरकार जब बोलती है इलेक्शन के पहले कि मैं रोज़गार दूंगा, मैं रोज़गार देने में सक्षम हूँ, चाहे वो राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो, तो एक पहल भी करनी चाहिए। ये लोग तो पहल भी नहीं करते हैं, इलेक्शन में कुछ भी बोल देते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। तो ये पहल भी नहीं करते हैं कि मैं रोज़गार कैसे दूं। ये लोग पकौड़ा बेचने को रोज़गार बना देते हैं, ये लोग ठेला चलाते हैं उनको ड्राइवर को भी रोज़गार बना देते हैं। जो ठेला पे दो खलासी रहता है, एक खलासी रहता है, उसको भी रोज़गार कहते हैं, वो भी कमा रहा है। तो ये लोग रोज़गार का नाम भी बदल दिए हैं। आप सब चीज़ को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, सार्वजनिक चीज़ को भी प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। सरकारी चीज़ क्यों लाया गया था? पहले इसलिए लाया गया था कि गरीब जनता लोग भी उससे आए जाए, जो भी जिसके पास कम पैसे वैसे हैं, और सब कुछ प्राइवेटाइजेशन कर देंगे। प्राइवेट कंपनी उसमें आएगी और उसको मुनाफा चाहिए प्राइवेट कंपनी को, और कुछ नहीं चाहिए। वो आपके स्थिति को नहीं जानती। अगर आपके पास पैसा है तो आइए, नहीं आना है तो नहीं आइए। प्लेन था ना, प्लेन के जो पैसे वाले लोग थे प्लेन पे आ रहे थे। अब रेलवे को भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया जा रहा है। ज़रूरत ही क्या थी? रेलवे तो प्रॉफिट का ये बहुत बड़ा केंद्र था, लेकिन उसको भी प्राइवेटाइजेशन, सबको प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं लोग।
आपने जिस तरीके से अभी धान की खरीदारी जो एमएसपी रेट निर्धारित किया गया था, तो कहीं ना कहीं बिहार की जो नीतीश कुमार की सरकार है तो किसानों को जो एमएसपी मूल्य था वो दिलवाने में कामयाब रही। लेकिन बात आगे ये भी आती है कि किसान सिर्फ धान ही नहीं उपजाते हैं, दलहन है, तिलहन है, मसूर है, बहुत सारे फसल हैं। क्या उन तमाम फसल का भी राज्य सरकार एमएसपी दिलवाने में कामयाब रहेगी क्या? देखिए, एमएसपी का जो पेमेंट वगैरह आता है, बिहार सरकार और राज्य सरकार दोनों जब ध्यान देगी तभी कुछ हो पाएगा। जी धान अधिप्राप्ति तो हो रहा है, पिछले साल भी हुआ था, इस बार अग्रेसिव रूप से हुआ था। जी और लेकिन गेहूं की खरीदारी हो या फिर मसूर का खरीदारी हो, मक्का का खरीदारी हो, एमएसपी पे अगर सरकार खरीदती है तो किसान को रियल रूप में हर तरीके से फ़ायदा होगा। क्योंकि पिछले बार में उत्तर बिहार में मक्का की खेती बहुत ज़्यादा हुआ था, लेकिन लोग बेच नहीं पा रहे थे मार्केट में भी। मार्केट में भी सस्ते दामों पे नहीं बेच पा रहे थे, एमएसपी तो छोड़ ही दीजिए। तो अगर सरकार खरीदती है तो बहुत अच्छी बात रहेगी, दलहन हो, खासकर गेहूं हो, जबकि बिहार सरकार भी गेहूं को बाहर से ही मंगाती है। तो यहाँ भी खरीदना चाहिए, वैसा व्यवस्था करना चाहिए एसएफसी जो है बिहार सरकार को। और शायद में भी इस बार खरीदे, इस बार गेहूं की अधिप्राप्ति होगी, ऐसा उम्मीद है कि किसान लोग उस पर भी लाभान्वित होंगे। तो धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और आप की क्या राय है, आप किस रूप में देखते हैं इन तमाम बातों को, और आप का इस पर क्या प्रतिक्रिया है, ये तमाम चीज़ें आप लिख सकते हैं। और अगर हमारा ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।